उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजस्व ग्राम का नाम। जिस राजस्व ग्राम में जिस गांव में आपकी जमीन है उस गांव का नाम लिखना है। जैसे आपका भौर एक राजस्व ग्राम है तो भौर राजस्व ग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको भौर लिखना है। वाजिदपुर गुरहल अगर राजस्व ग्राम है तो वाजिदपुर गुरहल लिखना है। इसी तरह जो भी आपका राजस्व ग्राम है वो राजस्व ग्राम का नाम यहाँ पे लिखाएगा पहला कॉलम में। ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे राजस्व ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद है थाना नंबर। हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है जो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। उस राजस्व ग्राम का थाना नंबर लिखना है। तीसरा ऑप्शन है हल्का नंबर। हल्का नंबर आप लोगों को छोड़ देना है, ये पहले यूज होता था जब जमाबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता था। इस बार हल्का नंबर का कोई मतलब नहीं है तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा कॉलम है पुलिस थाना। आपका थाना कहाँ है, जो पुलिस थाना होता है वो थाना कहाँ है, वो बोखरा है आप लोगों का, बोखरा लिख दीजिएगा। अंचल बोखरा है तो वहाँ पे भी बोखरा लिख दीजिएगा, और जिला आपका सीतामढ़ी है तो वहाँ पे सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। उसके नीचे कॉलम बना हुआ है, टोटल 11 कॉलम है, और उस कॉलम में पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं हम उस आदमी को जो किसान उस जमीन को जोत रहा हो। जो जमीन वो जोतता है उस आदमी को हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में जो हाल में उस जमीन को जोत रहा है, आबाद कर रहा है, उस आदमी का नाम वहां पे लिखाएगा। इसमें 2 केस बनता है। पहला ये केस कि किसी एक आदमी की वो जमीन होगी, किसी एक आदमी की जमीन होगी तो वहां पे एक आदमी का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर वही जमीन खतियानी जमीन है आप लोगों की, या आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है, तो सारे भाई के द्वारा मिलके उसको जोतकोड़ किया जा रहा है, तो जितने भाई के द्वारा जोतकोड़ किया जाएगा वो सारे भाई का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। अगर एक आदमी जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, और अगर 2-4 भाई मिलके उसको जोतकोड़ रहे हैं तो 2-4 भाई सबका नाम दर्ज होगा, और उसके नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। पहला कॉलम ये है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम और उनके पिता का नाम। तो एक आदमी अगर उसको जोत आबाद कर रहा है तो एक आदमी का नाम लिखिए। अगर अलग से हिस्सेदारी आपको मिली हुई है तो एक आदमी का नाम लिखिए। और अगर 4 भाई, 3 भाई, 5 भाई जो भी हैं वो सारे मिलके उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा, और सबसे नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब होता है कि जहां आप घर बनाकर रह रहे हो, जहां पे आप हमेशा के लिए रहते हो। ऐसा भी केस बनता है कि आपकी जमीन हो सकता है 2 से 3 गांव में हो, एक गांव में भी है, दूसरे गांव में भी है, तीसरे गांव में भी है, लेकिन आपका जो अस्थाई पता होगा, जो घर होगा, वो हमेशा एक जगह पर होगा। तो अस्थाई पता आप सेम लिखिएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन 2 गांव में है तो आपको इस तरह का 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे वाजिदपुर गुरहल है तो गुरहल के लिए अलग फॉर्म भरिएगा, भौर है तो भौर के लिए अलग फॉर्म भरिएगा। तीसरा कॉलम है खाता नंबर। खाता नंबर, हर एक जमीन का एक खाता नंबर होता है जो आपके पेपर पे लिखा रहेगा, वहां से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिखिएगा। चौथा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब खेत का नंबर, ये भी आपके पेपर पे दिया हुआ रहेगा और उसको भी देख के आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। 5वां कॉलम है रकबा। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में डालना है। रकबा का मतलब होता है एरिया, कितना जमीन है आपके पास कुल, वो चीज यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग के पेपर पे कट्ठा में जमीन लिखा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो कट्ठा में लिखते हैं, तो वो कट्ठा आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें जो भी लिखिएगा आप लोग वो डिसमिल में लिखिएगा, ठीक है। वो आपके पेपर पे लिखा ही रहता है, बहुत सारे पेपर पे कट्ठा और डिसमिल 2 लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिखना है या एकड़ में लिखना है। अगर जमीन आपकी एकड़ में पुरती है तो एकड़ में लिखिए, और अगर डिसमिल में पुरती है तो डिसमिल में लिखिए। उसका अगला कॉलम है चौहद्दी। चौहद्दी में एक चीज ध्यान ये रखना है कि चौहद्दी जो होती है वो आपके पेपर पे कुछ और होगी और वर्तमान चौहद्दीदार आपके कोई और होंगे। जैसे आप आज से 10 साल पहले केवाला लेते हैं और 10 साल पहले वाले केवाला पे जो चौहद्दीदार का नाम है वो चौहद्दीदार हो सकता है वर्तमान में बदल गया होगा। जो आपके बगल में जिनकी जमीन थी वो भी उस जमीन को खरीद बिक्री कर लिए किसी और के हाथ, तो वो चौहद्दीदार आपके बदल गए होंगे। तो जो पेपर पे चौहद्दीदार हैं
उनके नाम से, उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपके जो वर्तमान चौकीदार हैं, अभी आप अपने खेत पे चले जाइए और खेत के चारों तरफ देख लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये चारों तरफ आप देख लीजिए कि किसकी जमीन है। तो जो वर्तमान में उसको जोत आबाद कर रहा है, जिसके दखल कब्जे में वो वर्तमान में है, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पे चौहद्दी में दर्ज करना है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी यहाँ पे दर्ज होगी। 7वां कॉलम है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब हो गया ये जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से भी आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं वो किस्म जमीन हो जाएगी। जैसे अगर किसी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो घरारी की जमीन कहलाती है। तो अगर घर वाली जमीन है तो किस्म जमीन में घरारी लिखाएगा। खेती करते हैं किसी जमीन में, कोई फसल उपजाते हैं तो वो कृषि वाली जमीन कहलाती है, जिसको कृषित बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं तो वहां पे लिख दीजिए कृषित जमीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जमीन में तालाब वगैरह खुदवाए होंगे मछली पालन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पोखर वगैरह बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं तो वहां पे तालाब या पोखर लिख दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन पे आम का बागान, लीची का बागान, इस तरह का गाछी वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई गाछी है तो वहां पे गाछी या बागीचा लिख सकते हैं। तो ये उपयोग किस तरह से आप जमीन कर रहे हैं वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पे किस्म जमीन दर्ज करना है। तो जैसा आपके पास जमीन है, जिस जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वैसा आप किस्म जमीन में दर्ज करेंगे। 8वां कॉलम है लगान। लगान का मतलब हुआ कि जो आप सरकार को टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन का, जो लगान देते हैं सरकार को, वो लगान कितना आपका लगता है सालाना, वो लगान यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा या उनके नाम से रसीद नहीं कटता होगा, तो वैसे लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। कॉलम नंबर 8 और 9 जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। 8 में आपका लगान है और 9 में है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या भी तभी आएगी जब आपका दाखिल खारिज आपके नाम से होगा। तो अगर जमाबंदी संख्या आपको उपलब्ध है, आपके पास है, तो वहां पे लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। 10वां कॉलम में भूमि पे दावा का आधार। ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी जमीन के लिए कि आप जो जमीन पे कब्जा दिखा रहे हैं, जो जमीन का ब्यौरा यहाँ पे आप भर रहे हैं, उस जमीन पे दावा का आधार क्या है, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि वो जमीन आपकी है। तो दावा के आधार में 3-4 तरह का पेपर आता है, जिस पेपर के आधार पे आप दावा कर सकते हैं किसी जमीन पे। सबसे पहला जो आधार होता है, जो महत्वपूर्ण आधार है किसी जमीन का, वो है खतियान। यानी कि जो 1960 के दशक में आप लोगों का गांव का खतियान बना हुआ है, वो खतियान के बेस पे कोई भी जमीन पे दावा करता है। खतियान में अगर आपके पूर्वज का नाम है और आप उनके वंशज हैं, यानी कि आप उनके खानदान के लोग हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके बेटा या पोता है, ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जमीन प्राप्त होगी। और तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए। और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा। साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं, तो फिर आप वंशावली, खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की जमीन होती है केवाला की जमीन। तो केवाला वाला जमीन जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक, या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे, जो आपके नाम पर केवाला हो, और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोत आबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी। वंशावली वहाँ गाँव में भूमिहीन किसान होते हैं, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है, तो सरकारी जमीन उनको दी जाती है बसने के लिए। जो गैर मंजूरा खास की जमीन होती है वो जमीन दी जाती है बसने के लिए, और वो जमीन देने के लिए एक पर्चा का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपको कोई जमीन प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा आपके पास होगा, वो बंदोबस्ती पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा और अपना आधार कार्ड लगाइएगा। बंदोबस्ती पर्चा में भी सेम केस है कि अगर आपके नाम से निर्गत है बंदोबस्ती पर्चा तब तो आपको सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा देना है, और अगर आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है, जो आपके पूर्व
पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, इन लोगों के नाम से निर्गत है, तो उसमें फिर आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले जमींदार, जिनके बहुत सारे जॉन मजदूर होते थे। जमींदार टाइप के आदमी हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जमीन की देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखते थे। तो वैसे लोग उन लोगों को बसने के लिए कुछ जमीन दे दिया करते थे कि इतनी जमीन ये तुम रख लो, इस पे अपना घर बनाकर रहना और मेरा जमीन का देख रेख करना है। तो अगर वैसे जमींदार यानी वैसे रैयत किसी दूसरे रैयत को अपनी जमीन में बसने के लिए दे दिए हो, तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है जिसको वास्कित पर्चा बोलते हैं, और ये वास्कित पर्चा भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो अगर आपके नाम से वास्कित पर्चा निर्गत है तो आप वास्कित पर्चा का फोटोकॉपी वहां पर दर्ज कीजिएगा। सीलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। सीलिंग एक्ट आया था 1972 में बिहार सरकार की तरफ से, कि एक लिमिट सेट किया गया था जमीन का, कि जमीन कोई भी जमींदार, एक लिमिट सेट कर दिया गया कि एक इतने किस्म की जमीन आप इतने लिमिट में ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे घरारी की जमीन है तो घरारी की जमीन का एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर आपके पास रहेगी तो सरकार इसको आपसे ले लेगी। वैसे ही कृषि वाली जमीन को एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या रखिए, अपना जोत आबाद कीजिए। अगर उस लिमिट के बाहर जमीन चली गई, उससे एक्सीड कर गई, बढ़ गई, तो सरकार वो जमीन खुद ले लेगा। वैसे ही हर तरह की जमीन को अलग अलग किस्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबका लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो सरकार वो जमीन लेकर जमींदार से आप ही के गांव के भूमिहीन किसानों के बीच में उसका वितरण किया था, जिसका पर्चा निर्गत हुआ, और उस पर्चा को हम लोग बोलते हैं परवाना का पर्चा। तो अगर सीलिंग एक्ट के द्वारा आपको परवाना का पर्चा प्राप्त है तो फिर वहां पर आप लिखिएगा परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि, और उसका फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूदान में जमीन मिली होगी, यानी कि दान वाली जमीन आपको उसका पर्चा मिला होगा। तो अगर भूदान का पर्चा आपके पास है तो भूदान का पर्चा आप इसमें लगाइएगा, अपना आधार कार्ड लगाइएगा और फिर कार्यालय में जमा कर दिएगा। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, जिसको रिमार्क्स का कॉलम बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम का मतलब ये होता है कि वैसी सारी जानकारी जो इस फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन देना आपको जरूरी है, वैसी जानकारी जो फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन आपको देना जरूरी है। वैसा केस तब बनता है जैसे किसी जमीन पर भूमि विवाद है, किसी जमीन पर भूमि विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उस केस का नंबर और उसका साल दर्ज कीजिएगा और वर्तमान स्थिति क्या है वो दर्ज कीजिएगा अभियुक्ति कॉलम में। दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहां पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहां पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है, और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है, बोखरा अंचल में सर्वे ऑफिस, वहां पे जमा करना है। फॉर्म एक ही होता है, फॉर्म अलग अलग नहीं होगा, फॉर्म हमेशा एक होगा। और जितने गांव में आपकी जमीन है, चाहे दूसरे पंचायत में हो या दूसरे गांव में है, हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा।